हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सपो जी सर। के थ्रू एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं रिएक्ट नेटिव की, वो चीजें देख ली थी। हमने देख लिया था जी रिएक्ट सर। नेटिव, मतलब एक्सपो के ही दोनों मेथड्स में से हमने रिएक्ट नेटिव सीएलआई का नहीं देखा था, लेकिन एक्सपो बेयर एप्स जो कि बिल्कुल रिएक्ट नेटिव सीएलआई का आपको फीचर प्रोवाइड करती है, और एक्सपो मैनेज एप्स, इसके थ्रू जी हम रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं और अपने मोबाइल में कैसे रन कराते हैं देख लेते हैं। आज मैंने ये एम्यूलेटर में रन करवाया, ठीक है ना, जी सर। अपने इसको रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को। और ठीक। अब मैं बताता हूँ कि अब हम आगे कैसे पढ़ते हैं, कि आगे क्या चीज़ है। देखो, ये जो रिएक्ट से मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, ये मैं उतने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना, जी क्योंकि ये मैं रिएक्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वही चीज़ आपकी रिएक्ट नेटिव में भी यूज होगी। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे इसके बारे में। अब जैसे कंपोनेंट क्या है, जितना भी टेक्स्ट होगा, बटन होगा, या फिर और भी सारी चीजें होगी यूआई से रिलेटेड, वो सारा का सारा क्या होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, रिएक्ट में। ठीक। तो ठीक। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट में। एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है जिसे हम स्टेटलेस कंपोनेंट भी कहते हैं, और एक क्लास कंपोनेंट होता है जिसे हम स्टेटफुल कंपोनेंट भी कहते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट में हमने देखा था कि हम स्टेट नहीं बना सकते। रिएक्ट में देखा था ना हमने, हम स्टेट नहीं बना जी सकते सर। फंक्शनल कंपोनेंट में। और क्लास जी सर। कंपोनेंट को स्टेटफुल कंपोनेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज क्लास में हम स्टेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट ले लेते हैं। अगर आपको रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट लेना है तो सबसे पहले एक एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूँ मैं। यहाँ पे डालना रिएक्ट नेटिव, नेट कनेक्ट होना चाहिए। और ये जो जी रिएक्ट सर। नेटिव का आपका आ रहा है, ये 7 रीडक्स वगैरह, ये जो आ रहा है रीडक्स, ग्राफक्यूएल, रिएक्ट नेटिव, इसकी ये यहाँ से इंस्टॉल कर लो इसे, ठीक। ठीक है। इसके ठीक। बाद इसके बाद यहाँ पर लिखना RNFC फंक्शनल कंपोनेंट के लिए, और टैब प्रेस कर दो तो एक आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। इस कंपोनेंट ठीक। का नाम हम ऐप दे देते हैं। और ठीक। अभी मैं पूरे पूरे सिंटैक्स को समझा दूंगा कि सिंटैक्स किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ठीक। देखो, सेव करता जी हूँ। सर। और यहाँ पर हम कभी भी, अभी मैं बता देता हूँ कि ये मैंने जो एप्लीकेशन है ये रन करा रखी है इसको मैनेज्ड एप्स के थ्रू। और जिस अब अगर मेरे को इस ऐप को रीलोड करना है, तो ये जो नोड मॉड्यूल है इसे ओपन करना है और इसमें आर दबा दे, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक। रीलोड हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। आपके इम्यूलेटर में यूज ठीक। कर रहे हो या मोबाइल में यूज कर रहे हो, दोनों में से किसी में यूज कर रहे हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली रीलोड हो। ठीक। ठीक है, अब ये रीलोड हो रही है। अगर जैसे जैसे रुक जाता है और रीलोड नहीं होता तो आप दोबारा से आर दबा, तो अपने आप रीलोड होने लग जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप डेवलपर टूल्स ऑप्शन करो। डेवलपर टूल्स ऑप्शन को अगर ओपन करना है तो आप इसी में जाकर के डी दबाओ, रीलोड करने के लिए आर, और डेवलपर टूल ऑप्शन को ऑन करने के लिए, मतलब डिबगिंग ऑप्शन को, तो डी दबाओ। ठीक। तो डेवलपर मेन्यू ओपन करने लग जाएगा अभी से। थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो कोई नहीं, अगर ऐसे भी नहीं कर रहा है ना तो एक काम करना, ठीक। एप्लीकेशन को, जी सर। एप्लीकेशन, ये इम्यूलेटर हैंग हो जाता है कभी कभार, जैसे अभी हैंग हो गया था ना, अभी रन करने लग जाता है। ये देखो अब आ गया ना रीलोड का, क्लिक कर दो, रीलोड भी करने लगता ठीक।
अभी आए तो आपने आर दबाया या डी दबाया है? मैंने दबाया आर रीलोड के लिए, और ये जो वाली एप्लीकेशन है इसे ऑन करने के लिए डी दबाया। ठीक। जैसे हम डी दबाएंगे तो ये एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी, रीलोड डीबग ये लिखा हुआ है। हम्म। अगर जैसे ऐसे क्लोज ऐप का ऑप्शन आया तो उसे क्लोज कर देना। और अगर जैसे डेवलप मतलब आपका रीलोड भी नहीं हो रहा है और आपका डेवलपर मेन्यू भी ओपन नहीं हो रहा है और एमुलेटर हैंग हो गया है, तो सिंपली एक जी। काम करना, आप ऐप को कर देना क्लोज, और क्लोज करने ठीक। के बाद उसे दोबारा ओपन कर देना ऐसे ही जाकर, ठीक। जैसे मैंने ये ओपन कर दिया, ठीक है ना। इसमें जाके अभी ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा और अभी दोबारा से चलने लग जाएगा। जैसे ऐप को ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा। हाँ, नहीं होता तो आर दबा देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने आप रीलोड हो जाएगा। अब ये देख रहा है कि ठीक। क्यों नहीं आ रहा है, यही देख रहा हूँ। आ गया, हेलो रिएक्ट नेटिव लिखा आ गया इधर। अब मैं इस जी कोड सर। को समझाता हूँ। देखो, फंक्शनल कंपोनेंट तो नॉर्मली उसी तरीके से बनना है जिस तरीके से आपका रिएक्ट में बनना है। बस यहाँ पर जी सर। ये जो चीज है, एक ये चेंज हो गई है रिएक्ट डॉम की जगह, और ये जो JSX है आपका, ये कोड चेंज हो गया है रिएक्ट। देखो जी क्या सर। होता है कि अब तक आप JSX जो लिख रहे थे रिएक्ट में, वो HTML के कंपोनेंट, रिएक्ट नेटिव के जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल अलग हो। वो कौन कौन से कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव के, वो अभी मैं दिखा दूंगा जो रिएक्ट नेटिव में यूज होते हैं। बट ये अभी मैंने व्यू जो लिया है, ये रिएक्ट जेएस में हम डिव यूज करते थे उस तरीके से यहाँ पर ये व्यू यूज होता है। तो व्यू क्या है, ये जो पूरा का पूरा आपको जितना भी फ्रंट एंड दिख रहा है, ब्लॉक मतलब बॉक्स्ड एंटिटी हम्म। बनाने के लिए आपको व्यू यूज होता है। और अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप इसी तरीके से टेक्स्ट लिखोगे। टेक्स्ट जो टेक्स्ट कंपोनेंट है उसके अंदर ही टेक्स्ट लिखा जाएगा। आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते रिएक्ट में, जैसे मैंने कट किया और कट करने के बाद यहाँ पर ऐसे ही पेस्ट कर दिया। ऐसे आप रिएक्ट जेएस में लिख सकते थे, लेकिन रिएक्ट नेटिव में ऐसे लिखोगे तो एरर आ जाए। जितना भी टेक्स्ट है आपको टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर ही देना पड़ेगा, आप और किसी के अंदर नहीं दे सकते। ठीक ठीक। है, तो जो भी आप कंपोनेंट JSX में यूज करते जाओगे रिएक्ट नेटिव के, आपको उन्हें इंपोर्ट करते हुए जाना है यहाँ पर एज अ वेरिएबल, ठीक। या फिर आप ऐसे कह सकते ठीक। हो एज अ कंपोनेंट। और इन सबको इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट नेटिव जो पैकेज आपका है उससे। ठीक है ना। ठीक। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पर ऐड नहीं किया तो आपका तब भी एरर आएगा। ठीक। अब ये थी ठीक। बात आपकी फंक्शनल कंपोनेंट। अब यहाँ पर स्टेट्स हम क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टेट जी क्रिएट सर। करने के लिए हम हुक्स का यूज करते हैं, और हुक्स बिल्कुल वैसे ही यूज होंगे जैसे कि हमने रिएक्ट किया। अब मैं ठीक। क्लास कंपोनेंट का दिखाता हूँ कि क्लास कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करता है। तो क्लास कंपोनेंट के लिए RNC लिखना है आपको, और RNC के बाद टैब प्रेस कर देना है, तो आपके पास एक क्लास कंपोनेंट आ जाएगा। और इसमें भी बिल्कुल ठीक। वैसे ही आ रहा है, बस क्लास का ही जो है आपका क्लास के अंदर जो JSX है वो चेंज होकर के आ रेंडर। रहा है, और यहाँ पर ये जो है ये चेंज होकर के आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो क्लास कंपोनेंट। अभी हम फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर देखना अभी ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगी और क्लास कंपोनेंट लिखा जाए। ये देखो हेलो क्लास कंपोनेंट लिखा गया। अभी इसकी ठीक। हेलो स्टाइलिंग क्लास। वगैरह जब होगी तब हम इसके कहते हैं टेक्स्ट फॉन्ट साइज वगैरह कलर वगैरह तब चेंज करना सीखेंगे, पर उससे पहले हम बाकी का काम और कर लेते हैं। देखो इसमें स्टेट्स आप क्रिएट कर सकते हो, और स्टेट्स बिल्कुल उसी उन्हीं दो तरीके से क्रिएट होगी जैसे कि आप रिएक्ट में क्रिएट करते हो। एक तो कंस्ट्रक्टर में क्रिएट ठीक। कर देते हैं। कंस्ट्रक्टर में अगर स्टेट बनाने है तो RCONST आर कॉन्स्ट लिखो जी। और टैब प्रेस कर दो, तो है। आपकी कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टेट आ जाएगी। और अगर ठीक। आपको सिंपल स्टेट लेनी है बिना कंस्ट्रक्टर के, तो आप स्टेट लिखो, इक्वल। स्टेट इज इक्वल टू करली ब्रेसेस
और यहाँ पर स्टेट जो भी देनी है वो दे दो। मैंने दे दिया रोहित। और इसे एक्सेस करना है तो बिल्कुल वैसे ही एक्सेस होगा जैसे कि आप रिएक्ट जेएस में यूज करते थे, दिस डॉट डॉट स्टेट स्टेट डॉट नेम। डॉट नेम, इस तरीके। ठीक है ना। अभी देखो हेलो रोहित लिखा गया। ठीक। अब अपना अलग चीज पढ़ते हैं हम। फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, ये हमने रिएक्ट जेएस में नहीं पढ़ा था। मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करना, क्लास कंपोनेंट को यूज नहीं करना। वो क्यों? वो इन दोनों डिफरेंस से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो फंक्शनल ठीक। कंपोनेंट इजियर होते हैं, हम उन्हें मतलब उनका जो सिंटेक्स होता है वो शॉर्ट होता है कंपेयर टू क्लास कंपोनेंट। ठीक है ना। ठीक। और परफॉर्मेंस जो होती है मतलब एग्जीक्यूशन जो होता है उनका वो भी फास्ट होता है फंक्शनल कंपोनेंट का। वहीं पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब उनका जो सिंटेक्स होता है उसमें रेंडर मेथड भी लगा होता है और कहते जी। हैं उनका सिंटेक्स भी बड़ा होता है और वो परफॉर्मेंस में भी स्लोअर होते हैं देन दैट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। वी कैन ठीक। नॉट मैनेज स्टेट विद फंक्शन कंपोनेंट। हम फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स नहीं क्रिएट कर सकते जैसे कि हम क्लास कंपोनेंट में कर सकते हैं, लेकिन हम हुक्स की मदद से फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ जी पर सर। अब क्लास कंपोनेंट क्या है? मतलब जो आपके फंक्शनल कंपोनेंट है आप उसमें स्टेट्स नहीं क्रिएट कर सकते, आप हुक्स की मदद से ही स्टेट्स क्रिएट कर सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या होता है कि आप स्टेट क्रिएट कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है ना। ठीक। फंक्शनल कंपोनेंट में ठीक। आपके पास कोई रेंडर मेथड नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर रेंडर मेथड लगा हुआ है ना, ये जी सर, क्लास फंक्शन, कंपोनेंट में हाँ लगा ये कर है। क्लास कंपोनेंट में लगा होता है, ये फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं होता। फंक्शनल कंपोनेंट में आपके पास सीधा रिटर्न हो जाता है। जी। वी कैन नॉट यूज लाइफ साइकिल मेथड विद फंक्शनल कंपोनेंट में। आप फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप हुक्स में जो यूज इफेक्ट मेथड होता है उसको कॉल कराने के बाद आप जी। फंक्शनल हाँ उसको कॉल कराने के बाद आप फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड के फीचर्स का यूज यूज कर कर रहा है। सकते हो। ठीक। वहीं पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आप लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक। जी अब सर। आती है बात रिएक्ट नेटिव में कौन कौन से बिल्ट इन कंपोनेंट्स है। ठीक है ना। आप रिएक्ट नेटिव की जो जी। वेबसाइट है, मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट को। मतलब वो जब तक होगी, जब तक ब्राउजर ओपन होगा तब तक होगा, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ। देखो रिएक्ट नेटिव में कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, मतलब जब आप रिएक्ट जी। नेटिव इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है जी कि सर। जैसे ये जो रिएक्ट नेटिव का पैकेज है, जी। ठीक है ना, इस पैकेज में से आपके पास कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स आप यूज कर सकते हो जो कि रिएक्ट नेटिव आपको प्रोवाइड करता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, व्यू हो गया, बटन हो गया, इमेज बैकग्राउंड हो गया, इस तरीके के काफी सारे हैं। वो 20 कंपोनेंट है इस तरीके के रिएक्ट नेटिव में बिल्ट इन, है ना, जो कि आप यूज कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर आप जो कंपोनेंट जिस तरीके का है उसके अंदर आप उसी तरीके का डेटा भी रख सकते हो और उस तरीके का डेटा ही आपको रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि व्यू में आपने डायरेक्ट टेक्स्ट रख दिया तो एरर आ जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक। ठीक है ना। टेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट रखने के लिए, व्यू है आपका, व्यूज क्रिएट करने के लिए, बटन जो है बटन क्रिएट करने के लिए, इमेज लगाने के लिए इमेज आपका कंपोनेंट है, बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए इमेज बैकग्राउंड है, और लोडर लाने के लिए एक्टिविटी इंडिकेटर है, फ्लैट लिस्ट है, कीबोर्ड अवर्डिंग है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट नेटिव के। ठीक है ना। और इसके जी। अलावा रिएक्ट नेटिव आपको कुछ बिल्ट इन एपीआई भी प्रोवाइड करता है। बिल्ट इन एपीआई में यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट नेटिव की मैंने जितनी भी एपीआई है मोस्टली वो सारी मेंशन कर रखी है, और इन सारी एपीआई को हम नहीं सीखेंगे, हम इसमें से जो यूजफुल यूजफुल एपीआई जो तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड है वो सारी एपीआई हम सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं रन कराता हूँ रिएक्ट नेटिव, क्लोज करते हैं, रिएक्ट नेटिव डॉट डेव। ठीक है, ये रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको कंपोनेंट्स में जाना है या एपीआई में जाना है? आप कंपोनेंट पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको ये सारे कंपोनेंट दिख जाएंगे। ठीक है ना। और जी सर। अगर आपको एपीआई देखनी है एपीआई पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको एपीआई दिख जाएंगे। ठीक है। ठीक। तो यही सारी एपीआई मैंने मेंशन कर रखी है यहाँ पे कि ये जो एपीआई होती हैं रिएक्ट नेटिव इन्हें यूज करता है। अब ठीक। आता है आपका कमेंट, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या?
ये एपीआई जो होती है ये इसमें डायरेक्ट लगानी पड़ेंगी या खुद का यूआरएल भी देना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं, अपनी रेटिंग एपीआई? यूआरएल वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आपने ये यूज अच्छा किया है, सिंपल ये यूज अच्छा करना अच्छा। पड़ेगा। और इसके अलावा एक आध फंक्शन लगाना पड़ेगा जिससे कि एपीआई कॉल हो। ठीक है ना? ठीक हाँ। ठीक। अब आता है आपका अगला टॉपिक, कमेंट्स और लाइन ब्रेक्स हम कैसे देते हैं रिएक्ट करने के। देखो, कमेंट्स देने के कुछ तरीके हैं। जैसे कि अगर आपको रेंडर मेथड के बाहर देना है, देन आप इसे सिलेक्ट करो और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा दो, तो इस तरीके से आपको कमेंट आ जाएगा रेंडर मेथड के बाहर। लेकिन अगर आपको जेएसएक्स ठीक। कमेंट करना है, जैसे कि ये टेक्स्ट को कमेंट करना है, तो जी आपको सर। करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे और तब कमेंट देना पड़ेगा, वो भी मल्टीलाइन कमेंट, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में देते हैं। कैसा? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओ तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। तो हमने देख लिया था कि कमेंट्स हम किस तरह से देते हैं, ठीक है जी ना, सर। रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में। अगर आपको रेंडर ब्लॉक के अंदर मतलब जेएसएक्स में कमेंट देना है, तो आपको करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा सबसे पहले, और अंदर ठीक। इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिस्क, और उसके अंदर जो भी कमेंट देना वो। वैसे सिंपल है, बीएस कोड में जितना भी पोर्शन अगर आपको कमेंट करना है उसे सिलेक्ट करो और कंट्रोल की कीबोर्ड से और फॉरवर्ड स्लैश दोनों एक साथ दबा दोगे, तो उससे जो कमेंट वो एक्सेप्ट करता हो वो कमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये यहाँ पे जो रेड निशान आ रहा है वो क्या होता है? कहाँ अभी पर आ रहा रेड था। निशान आ रहा है? अभी आप जो कमेंट कर रहे थे ना व्यू को पूरा 3 लाइन हाँ, को, उसके नीचे रेड लाइन से आ रही थी। ये ये तो हाँ। इसलिए आ रहा है बिकॉज रिटर्न जो होता है ना, उसे रिटर्न कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और अभी आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, इस अच्छा वजह से अच्छा आ रहा है। ठीक। ठीक है ना? ठीक ठीक। अब इसके बाद आता है आपका लाइन ब्रेक्स कैसे करते हैं। देखो, जैसे कि क्या है कि मैं रिएक्ट नेटिव में लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, और एंटर ठीक प्रेस करके और स्ट्रिंग लिखना चाहूँ हेलो रोहित, और फिर एंटर प्रेस करके हेलो रिएक्ट नेटिव। अभी मैं फाइल को सेव करूंगा और यहाँ पर अभी हमें दिख जाएगा। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे अब देखो, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा ना, जी तो सर। हाँ, यहाँ पर लोडिंग वगैरह ये लिखी आ रही है, रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो इसे बस क्या करो, इधर वाले पे क्लिक करो, ये इस ठीक तरीके से आएगा। इसे क्लोज करो एप्लीकेशन को, अगेन एप्लीकेशन को जाकर के एमुलेटर में से ऑन। ठीक। आ गया ना हेलो वर्ल्ड, हेलो रोहित, हेलो रिएक्ट नेटिव, पर ये जी एक ही सर। लाइन में आ रहा है। अगर मुझे ऐसे जी टेक्स्ट सर। को अलग अलग लाइन में रखना है, तो जहां से भी लाइन ब्रेक चाहिए वहां पर करली ब्रेसेस जी लगाओ, सिंगल ठीक कोट या डबल कोट जो भी देना है वो दो, और फॉरवर्ड स्लैश सॉरी बैकवर्ड स्लैश और एन दे देना। ठीक है? ठीक। नेक्स्ट न्यू लाइन पे आ जाएगा। हाँ, सेव करो। ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ये क्या दे रहा हेलो है? वर्ल्ड, ये तो कुछ अलग ऐसा आना चाहिए था ना, हेलो वर्ल्ड। अरे उसके ये बाद। एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आ रही है वो, नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, चिंता मत। देखो, हेलो वर्ल्ड के बाद हेलो रोहित और हेलो रिएक्ट नेटिव आ रहा है। जी सर। उसके बाद अगर आपको फिर लाइन ब्रेक देना है तो फिर से ये लगा दो, तो आपको फिर लाइन ब्रेक आएगा। सेव करा, ये रिफ्रेश हुआ। ठीक है? अलग अलग। हाँ, अलग। अलग ठीक। अलग लाइन, तो इस तरीके से लाइन ब्रेक देते हैं हम रिएक्ट नेटिव में। अब जेएसएक्स क्या होता है भाई? जेएसएक्स जिस तरह से हमने रिएक्ट में देखा था कि हमें यहाँ पर जब कंपोनेंट रेंडर करवाने होते थे ब्राउजर में अपने अलग अलग, जी सर। उसी तरीके से आपको अगर कंपोनेंट्स अपने मोबाइल में रेंडर करवाने, देन हम रिएक्ट नेटिव में उस चीज को रेंडर करवाने के लिए जेएसएक्स का यूज करते हैं। जेएसएक्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इन एक्शन, ये कह सकते हैं। ठीक। ठीक है ना? इसके बारे में मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज जेएसएक्स ये होता है, ये जो आप जितना भी एचटीएमएल ये सब लिख रहे हो ना बीच में, ये जेएसएक्स होता है। जी। अगर हमें इस जेएसएक्स के बीच में जावास्क्रिप्ट यूज करना है, देन हम क्या करेंगे, हम करली ब्रेसेस लगाएंगे, एंड जो भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है अब इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। जैसे कि मैंने दे दिया 2+2, और 2+2 देने के बाद इसे जब मैंने फाइल को सेव किया, तो यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है? जी। ऑल्सो जेएसएक्स में आप जो भी लिखोगे सिंटेक्स, हेलो करके, हेलो वर्ल्ड वगैरह जो भी लिख रहे हो, आपका वो सब एज इट ठीक। इज, जैसे अभी मैंने 2+2 अभी लिख दिया, तो ये 2+2 ऐसे ही होकर के आ जाएगा जैसे कि
आपका स्ट्रिंग में होकर प्लस के नहीं आता है। होगा। ठीक है ना, प्लस नहीं होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो जैसा आप लिख रहे हो वो वैसा प्रिंट होकर के यहाँ पे आता जाएगा। तो JSX में होता है। अब जैसे मैं एक चीज और बताऊं, ठीक। जैसे यहाँ पर मुझे बहुत सारा बड़ा पैराग्राफ लिखना है, तो लॉरेम होता था ना उसमें, हाँ, आपके और HTML में लॉरेम होता HTML। था। तो उस तरीके से अगर मेरे को पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पर इस टैब में आना, टैब में आने के बाद यहाँ ठीक। पर सर्च करना है लॉरेम। ये भी लॉरेम ओपन कर देगा। ये लॉरेम इप्सम जो आ रहा है ना पहला वाला, डैनियल जी। IMMS में जिसने बनाया हुआ, क्रिएटर है इसका, Epson। इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक। ठीक है, और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसे कैसे यूज करना है। अब जैसे ये इंस्टॉल हो गया, अब आपको चाहिए यहाँ ठीक। पर पैराग्राफ लिखना बहुत सारा। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर जाओ सेटिंग्स के आइकन में, कमांड पैलेट में, या तो ऐसे चले जाओ या फिर आप करो कंट्रोल शिफ्ट और P। तो आपके ठीक। पास इस तरीके से ओपन होकर के जाएगी। यहाँ पर लिख दो लॉरेम और ये आ जाएगा ना। अगर एक लाइन इंसर्ट करनी है एक लाइन इंसर्ट कर दो, पैराग्राफ इंसर्ट करना है पैराग्राफ इंसर्ट कर लो, मल्टीपल पैराग्राफ करना है मल्टीपल पैराग्राफ कर दो। मुझे एक ही पैराग्राफ करना है, मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक मेरे पास पैराग्राफ यहाँ पर दे देगा। ठीक। ठीक है, मैं ये एक बताऊँ, कंट्रोल शिफ्ट कौन सी बटन दबाई थी? कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल पी। शिफ्ट P। ठीक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा पैराग्राफ। है। हाँ, ठीक। इसके बाद आता है हमारा ये प्रॉप्स और स्टेट। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा था, जब उस दिन हम कर रहे थे ना, तो ये उसके ऊपर आया था, स्टेटस बार के ऊपर, हेलो रिएक्ट जेस। वो कुछ भी आ रहा आपको हो, ध्यान है सर? नहीं मेरे को याद नहीं है। देखो अब आते हैं प्रॉप्स और स्टेट्स क्या होती हैं। देखो जब भी हमें एक कंपोनेंट्स में से डेटा दूसरे कंपोनेंट में भेजना होता है या फिर कंपोनेंट के अंदर ही डेटा को मॉडिफाई करना होता है, मतलब एक तरीके से कंपोनेंट से रिलेटेड कंपोनेंट में डायनेमिकली एप्लीकेशन बनानी है, या डेटा को पास करना है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ये देन हम जगह। हाँ देन हम प्रॉप्स और स्टेट का यूज करते हैं कंपोनेंट के साथ। अब प्रॉप्स क्या होती है, प्रॉप्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि प्रॉप्स जैसे आप HTML में एट्रीब्यूट्स देखते थे, यहाँ पर रिएक्ट नेटिव में प्रॉप्स जी। होती है। ठीक है ना, ठीक। HTML में प्री डिफाइंड थे, जैसे अलाइन को आप अलाइन ही लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉप्स आप अपने मतलब से अपने तरीके से बना सकते हो, जैसे आप रिएक्ट जेएस में बनाते थे। प्रॉप्स को शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट में प्रॉप्स कहा जाता है, लेकिन वैसे से प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और प्रॉप्स जो होती हैं आपकी वो रीड ओनली होती है, मतलब आपने एक बार जो डेटा प्रॉप्स में डाल दिया वो आप चेंज नहीं कर। ठीक। ठीक है ना। अब प्रॉप्स को ठीक। कैसे कैसे पास करते हैं, जैसे कि क्या है कि मैंने एक कंपोनेंट और बनाया, सेकंड कंपोनेंट डॉट जेएस, ये देख लो यहाँ पे SRC के अंदर कंपोनेंट के अंदर सेकंड कंपोनेंट डॉट जेएस मैंने बना रखा है। ठीक है, ठीक। वैसे ठीक। आपकी जो app.js फाइल होगी वो बाहर होगी इस कंपोनेंट नाम के फोल्डर से, SRC वगैरह में नहीं होगी, वो आपके कंपोनेंट बाहर ठीक। होगा। ठीक है ना, तो उसको इसके अंदर लाने के लिए सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाओ SRC का, उसके अंदर कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर आप अपने सारे कंपोनेंट डालो। और ये जो index.js दिख रही है ना, index.js, इसको ओपन करना। जी सर। इसके अंदर बस ऐप का जो आपकी जो आपने मेन ऐप रखी है इसका पाथ बस इधर जाकर के अपडेट करना है। ठीक। मतलब इंडेक्स ये डॉट जो जेएस ऐप का। होगी ना, ऐप होगी, SRC वगैरह कोई फोल्डर नहीं होगा, होता तो अच्छी बात है, लेकिन अरे अगर नहीं, देखो मैं सुनो, होता है तो मैं ये अच्छी कह रहा बात हूँ, है। ऐप डॉट जेएस तो है ही हम्म, नहीं, एसआरजी फोल्डर तो है ही नहीं। SRC फोल्डर नहीं है ना, जी नहीं है। हाँ तो SRC फोल्डर एक बनाओ और उसके अंदर कंपोनेंट नाम ठीक। का एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर अपने सारे कंपोनेंट ठीक। जितने भी तुम बना रहे हो वो सारे कंपोनेंट डाल दो। ठीक है, ठीक। और फिर ठीक। index.js फाइल में जाकर के ये जो ऐप कंपोनेंट आप ले रहे हो इसका जो ठीक। पाथ है वो अपडेट कर दो बस, जहां पर भी ठीक। आपने अपना कंपोनेंट रखा है, बस इतना करना होता है। ठीक। ठीक है ना। ठीक है सर। तो अब मैं जो बता रहा था कि प्रॉप्स और स्टेट क्या होते हैं, मान लो कि मैंने एक दूसरा कंपोनेंट ले लिया, सेकंड कंपोनेंट डॉट जेएस लिया। ठीक है, ठीक। ये भी ओपन हो रहा है। ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब ठीक। मैंने क्या किया, यहां से इसे मैं हटा देता हूं। प्रॉप्स को क्लास कंपोनेंट में अलग तरीके से एक्सेस करते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट में अलग तरीके से एक्सेस करते हैं। पहले मैं ये बताता हूँ कि जैसे ये सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है ना, इसे सबसे पहले जी सर। इंपोर्ट करो अपनी फाइल,
इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करना है ना तो सिंपल लिखो IMP, ठीक है। IMP, ठीक हाँ IMP और टैब प्रेस कर दो, तो इस तरीके से ठीक आपके पास सिंटेक्स आ जाएगा। अब सबसे पहले ये क्या होता है, ये होता है रूट, मतलब डॉट और फॉरवर्ड स्लैश अगर आप लगाओगे तो इसका मतलब होता है रूट फोल्डर में आप सर्च करते हो। अब इसमें हमें क्या सर्च करना है, ठीक सेकंड कंपोनेंट, ये सर्च करना है। अब इसका एक नाम देना है तो फिर टैब प्रेस करो तो अब ये इस पे आ जाएगा, उस पर मैंने दे दिया सेकंड, ठीक है। ठीक अब ये जो मेरा सेकंड कंपोनेंट था, इसे डिलीट कर देते हैं। ये जो मेरा सेकंड कंपोनेंट था, इसे मैं यहाँ यूज करता हूँ। अब मैंने बताया था कि हम जिस तरह से HTML में एट्रीब्यूट यूज करते थे उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉप यूज करते हैं। तो मान लो ये HTML का एक टैग था, H1 वगैरह कुछ भी, ये जो वैसे तो हमारा ये कंपोनेंट है अलग फाइल का। तो इसके लिए प्रॉप्स कैसे देंगे, इसके लिए प्रॉप्स मैंने कहा था कि प्रॉप्स आप किसी भी तरीके की दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया नेम इक्वल्स टू रोहित और एज इक्वल्स टू, अगर आपको स्ट्रिंग देनी है तो आप प्रॉप्स कुछ भी लो जो आपको प्रॉप देनी है, ठीक है ना। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे माय नेम दे देता हूँ, माय नेम, और यहाँ पे दे दिया मैंने माय। और अगर जैसे आपको स्ट्रिंग नहीं देनी है और कुछ देना है, देन आपको करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा प्रॉप्स में और फिर उसे पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी दे दिया 27, इसे मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, इसे करली ब्रेसेस लगा करके लिखा जाएगा। अब ये क्या हुआ, सेकंड कंपोनेंट जहां पर भी है, जैसे यहाँ पर है सेकंड कंपोनेंट, इसके अंदर इन दोनों चीज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे एक्सेस करूंगा, जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट में हेलो, और अगर क्लास कंपोनेंट में जैसे हमने जो प्रॉप्स इस कंपोनेंट के साथ बनाई है, माय नेम और माय एज, दो प्रॉप्स बनाई, ठीक है ना, माय नेम और माय एज, आप कुछ भी प्रॉप्स का नाम दे सकते हो और कुछ के अंदर जो आप चाहो वो वैल्यू दे सकते हो। ये ऐप ये डॉट जेएस में तो वर्क किया आपने ना, माय नेम और माय एज लिख हाँ के? देखो app.js हो चाहे और भी बहुत सारी फाइल बनेगी, अगर आप प्रॉप्स दे रहे हो तो आप उस कंपोनेंट के साथ इसी तरीके से पास करोगे। मतलब जहां पर आप कंपोनेंट को एक्सेस कर रहे हो उसके साथ ठीक प्रॉप्स को आप पास, ठीक है। ठीक अब ठीक ये जो है, ये एक तरीका की वैल्यू पेयर होता है, ये होती है ठीक की और ये होती है वैल्यू। ठीक ठीक तो प्रॉप्स को एक चीज और कहा जाता है कि प्रॉप्स ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये की वैल्यू के ठीक पेयर में है। और यहाँ पर ये ठीक आपका डेटा है और ये आपकी प्रॉप्स, ठीक है। ठीक अब ठीक इसे इस कंपोनेंट के अंदर अगर एक्सेस करना है तो क्लास कंपोनेंट के अंदर हमें प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए दिस का यूज करना पड़ता है। फिर उसके बाद उस प्रॉप्स का नाम, यानी कि माय नेम नाम से जो प्रॉप्स है उसको लो, मतलब उस प्रॉप्स लिखना पड़ेगा और फिर उस प्रॉप्स का नाम माय नेम, दिस लगाना है, फिर आपको प्रॉप्स लिखना है ठीक और प्रॉप्स के बाद उस प्रॉप्स का नाम ठीक और एज क्लास इज, कंपोनेंट में होता है ये चीज, हाँ इस दिस तरह से करना पड़ता डॉट प्रॉप्स डॉट माय, ये लिख दिया, है। ठीक ठीक है। अभी ठीक दोनों फाइल को हम कर लेते हैं सेव, सेव कॉल, यहाँ पर अभी रिफ्रेश हो जाएगा। क्या आ गया, हेलो रोहित योर जी एज इज 27, जी सर। ठीक है। तो यहाँ से ठीक मैंने रोहित डेटा भेजा था और एज भेजी थी, और उसे मैंने कैसे एक्सेस किया, दिस डॉट प्रॉप्स और डॉट प्रॉप्स का नाम, दिस डॉट प्रॉप्स और फिर प्रॉप्स का नाम। अब मान लो सपोज करो कि ये कोई फंक्शनल कंपोनेंट, क्या होता ठीक है फंक्शनल कंपोनेंट, तो उसके लिए फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट बनेगा कांस्टेंट सेकंड सेकंड कॉम सेकंड कंपोनेंट पैरेंथेसिस, अब यहाँ पर आपका लग जाएगा रिटर्न, रिटर्न फ्रैगमेंट। और यहाँ पर अब अगर मुझे प्रॉप्स को एक्सेस करना है देन मैं अगेन टेक्स्ट कंपोनेंट है बोलूंगा और इसमें दे दूंगा हेलो। अब यहाँ पर प्रॉप्स को कैसे एक्सेस करते हैं, यहाँ पर प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस है इसमें आपको प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, ठीक ठीक है। ठीक अब
यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट में आपको दिस की मदद से एक्सेस नहीं करना है, आपको प्रॉप्स लिखना है और प्रॉप्स का नाम। props dot my name। हम्म, my age। सेव करते हैं फाइल को। अरे मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया एक्चुअली, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट second component। सेव करते हैं फाइल को। वैसे मैं अभी डेटा का पता नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है, मैं ऐसे लगा रिफ्रेश करते हैं। ये देखो इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बन के आ रहा है। मतलब हम अगर फंक्शनल कंपोनेंट में चाहें तो बिना दिस के एक्सेस कर सकते हैं प्रॉप्स को, और क्लास ठीक। कंपोनेंट में करेंगे जब भी एक्सेस प्रॉप्स को तो दिस लगा के करेंगे। इसे थोड़ा सा रिफैक्टर और कर लेते हैं। रिफैक्टर मतलब होता है कोड को और छोटा सर करना। देखो एक ही अगर फाइल में हमें अगर मल्टीपल कंपोनेंट हुए, क्या, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट हुए, ऐसे सेकंड कंपोनेंट, ऐसे थर्ड हाँ कंपोनेंट, हाँ, तो उस केस में कैसे करेंगे? एक ही फाइल में अगर मल्टीपल कंपोनेंट है तो इसी तरीके से करेंगे जैसे कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट था, यहाँ पर बना लिया ठीक। थर्ड थर्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट। ठीक है, अब इस थर्ड कंपोनेंट को आप इसके अंदर एक्सेस कर लो। थर्ड कंपोनेंट इस तरीके से, ठीक है। और सेकंड कंपोनेंट को आप एक्सपोर्ट कर दो। कंपोनेंट एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा, आप सारे कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर सकते हो। अब यहाँ से प्रॉप्स हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। अभी नहीं, मैं फाइल को ऐसे सेव सोच कर रहा था, देंगे। जैसे मैं ये सोच रहा था कि सेकंड कंपोनेंट फॉरवर्ड स्लैश एंड थर्ड कंपोनेंट फॉरवर्ड स्लैश कर देता, जैसे आपने सेकंड रिएक्ट में कंपोनेंट बताया था। फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे आपने रिएक्ट में मुझे बताया था ना कि जो हाँ एक से ज्यादा मल्टीपल कंपोनेंट हो तो सेकंड कंपोनेंट, और एक में लिख दिया फ्रेगमेंट में, तीसरा लिख दिया थर्ड कंपोनेंट फॉरवर्ड स्लैश लगा के, और उस ऐप यही को इंपोर्ट करा था। ये कंपोनेंट तुम कर रहे हो, और कहते हैं ये कंपोनेंट इसमें कर रहे हो, हम्म। तो एक फाइल में नहीं 50 कंपोनेंट क्यों करना चाहते हो? नहीं इससे फाइल पता है नहीं, हैवी हो जाएगी, फाइल हैवी हो जाएगी। ये फाइल तो हैवी हो जाए। मैं ये देख रहा था कि आपने बताया था ना कि जैसे कि अब जो आपने बनाया सेकंड कंपोनेंट, हाँ, एक तुम बनाया इसे भी थर्ड एक्सपोर्ट कंपोनेंट। करा रहे हो और इसे भी एक्सपोर्ट करा रहे हो। नहीं नहीं, मैं खाली इसको करा रहा हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेकंड कंपोनेंट, हाँ और आपने जो सेकंड कंपोनेंट के अंदर जो फॉरवर्ड स्लैश लगा के थर्ड कंपोनेंट लिखा है ना, हाँ, ये नहीं लेना चाहता मैं। ये नहीं ये मैं लेना वहां चाहते। पर देना चाह हाँ, कहाँ ये पे? मैं वहां पर देना चाहता हूँ ऐप पर, यहाँ तो पे जो आपने तुम एक बनाया है। बात बताओ कि मैंने तुम्हें जब ES6 पढ़ाई थी तो तुम्हें बताया था कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही हो सकता है हाँ, किसी भी एक ही फाइल लगेगा। से। हाँ, हाँ, एक लगेगा सर। एक ही लगेगा। तो जब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ही एक होगा तो यहाँ पर वो एक्सेस कैसे करेगा थर्ड कंपोनेंट को? जब सेकंड कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराओगे, थर्ड कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कराओगे, तो वो थर्ड कंपोनेंट को अच्छा एक्सेस कैसे करेगा? अच्छा अच्छा। नहीं, वो तो वो एक ही फाइल में ना, सेकंड कंपोनेंट फाइल एक ही फाइल में। फाइल में एक ही हो, लेकिन जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रहेगा वही एक्सेस होगा। अच्छा। हाँ, ठीक। जो ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रहेगा वही एक्सेस होगा, और कोई एक्सेस नहीं होगा। इसीलिए हम ठीक। जितना भी लॉजिक होता है ना कंपोनेंट का, जैसे हेडर है, हेडर में नेव का हो गया, आपके लिंक का हो गया, आपके ब्रांड्स वगैरह का हो गया, सर्च का हो गया, तो वो अलग अलग कंपोनेंट में बना लो और उसे एक ही कंपोनेंट में डाल के उसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा देते हैं और उसको ठीक। यूज करते हैं सर। ये लॉजिक ठीक है होता सर। है इनकी एप्लीकेशन का। अब देखो जैसे मैंने थर्ड कंपोनेंट कर लिया, हेलो थर्ड कंपोनेंट दे देता हूँ यहाँ पे, हेलो फ्रॉम थर्ड कंपोनेंट, फ्रॉम थर्ड कंपोनेंट। अभी मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। हेलो वगैरह वगैरह, योर एज फ्रॉम प्रॉप्स डॉट माई नेम, मेरे को यहाँ से भेजनी पड़ेगी फिर प्रॉप्स। एक्चुअली यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ से भेजनी पड़ेगी प्रॉप्स को एक्सेस करके, और यहाँ से प्रॉप्स को भेजना पड़ेगा। न्यू नेम इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट नेम और न्यू
माय नेम, मैं माय एज। यहाँ पर एक्सेस होगा props डॉट न्यू नेम, props डॉट न्यू नेम। अभी फाइल को सेव करो, क्या गया, हेलो न्यू नेम है ना, अरे न्यू नेम समझ में नहीं आ रहा। हेलो रोहित योर एज इज 27 फ्रॉम थर्ड कंपोनेंट, ठीक है ना। देखो जिस तरीके से हमने इसमें एक्सेस किया था, बस उसमें मैंने प्रॉप्स बनाई और डेटा इसमें भेज दिया। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि आप किसी भी कंपोनेंट, अब जैसे यहाँ पर मैं प्रॉप्स डॉट न्यू नेम मतलब प्रॉप्स डॉट नेम करके एक्सेस कर रहा था, पर मैंने वो कंपोनेंट एक्सेस तो इसमें किया था ना, बनाया तो इसमें था ना, तो इसमें जी पहले भेजनी पड़ेगी प्रॉप्स, और फिर वो प्रॉप्स जी, इसके कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से एक्सेस होगी। ये जो आपने जो न्यू नेम दिया है ऊपर, आपने थर्ड कंपोनेंट में न्यू नेम नाम हाँ से जो प्रॉप्स भेजी है, हाँ यही वेरिएबल जो इसी में देना पड़ेगा थर्ड हाँ, यही कंपोनेंट को, देना और पड़ेगा। जो अब ये वाला नहीं देना पड़ेगा, अच्छा बिकॉज क्या है, वो यहाँ से आ रहा था, वो इस वाले कंपोनेंट में आपने बनाया था, ठीक है ना। इस वजह से हाँ वो माय नेम से इधर एक्सेस हो सकता है, लेकिन माय नेम से इधर एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज थर्ड कंपोनेंट में माय नेम वो ढूंढेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये ठीक लॉजिक होता हाँ है। अब देखो सुनो, इसको थोड़ा सा रीफैक्टर कर लेते हैं। रीफैक्टर करना मतलब होता है कोड को और छोटा करना। तो इसके लिए ठीक क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हटा देते हैं, और क्या करो, यहाँ पर लिखो कांस्टेंट और इज इक्वल्स टू प्रॉप्स करके करो। अब प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर से क्या आ रहा है, आपका न्यू नेम आ रहा है और न्यू एज आ रहा है, ये आ रहा है जी न्यू नेम और न्यू एज आ रहा न्यू है। नेम तो यहाँ पर जी लिखो न्यू नेम न्यू एज, और यहाँ पर ठीक डायरेक्टली से अब आप इस तरीके से एक्सेस कर, यहाँ पर डेटा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देता हूँ अमन, गिव ऑल, देखो आ गया अमन योर एज इज 21। तो ये होती है, थोड़ा सा रिफैक्टर मैंने कर दिया कि प्रॉप्स ली और उसे मैंने डिस्ट्रक्चर करा दिया, ठीक। ठीक है। ये हमें वहां पर कर्ली ब्रेसेस में देना पड़ेगा जी, अगर न्यू नेम हाँ है न्यू एज करके, हाँ, करली और ब्रेसेस इसमें में देना प्रॉप्स पड़ेगा। को अब ये होता है तुम्हारा प्रॉप्स का लॉजिक, कि प्रॉप्स किस तरीके से क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में एक्सेस की जाती है। अब बात आती ठीक है कि हमें अगर स्टेट बनानी है, और स्टेट को कैसे करते हैं। देखो प्रॉप्स तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में तुम पास कर सकते हो, लेकिन स्टेट के साथ ऐसा नहीं है। स्टेट को आप जिस कंपोनेंट में बनाओगे वो उसी कंपोनेंट के लिए विजिबल रहेगी, और स्टेट सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट में बनाई जा सकती है। फंक्शनल कंपोनेंट में हम हुक्स के थ्रू स्टेट्स का फीचर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अब ठीक हम स्टेट्स का देख लेते हैं। रिएक्ट जेएस कंपोनेंट, रिएक्ट जेएस के बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया बेसिकली, और स्टेट्स उसी तरीके से वर्क करेगी जैसे रिएक्ट जेएस में करती थी, ठीक है ना। ठीक स्टेट के बारे में मैं बता दूं, स्टेट भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम डेटा भेजते हैं, बट ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में एक्सेस नहीं हो सकती है। अगर आपको एक कंपोनेंट से स्टेट का डेटा दूसरे कंपोनेंट में भेजना है तो आपको प्रॉप्स की मदद लेनी पड़ेगी। पर ठीक पहले मैं ये बताता हूँ कि स्टेट को रिएक्ट नेटिव में बनाते कैसे हैं। मान लो कि ये मेरा ऐप कंपोनेंट है और इसमें मुझे एक स्टेट बनानी है, तो मैं स्टेट नाम से लूंगा, ठीक है ना, वेरिएबल, और इक्वल टू करके अब यहाँ पर नेम दे दिया मैंने रोहित, और एज दे दी मैंने 28। तो अब अगर मेरे को इस डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है ना, स्टेट के इस डेटा को एक्सेस करना है अपने जीएसएक्स में, तो यहाँ पर सबसे पहले ठीक टेक्स्ट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पर देना पड़ेगा हेलो। अब अगर मुझे इस स्टेट को मतलब नेम को और एज को एक्सेस करना है जीएसएक्स में, जीएसएक्स ही तो जी बिकॉज यहाँ पे रेंडर होकर के आएगा, तो जिस तरह से आप प्रॉप्स को एक्सेस करते थे उसी तरीके से स्टेट को भी एक्सेस करोगे। मतलब दिस लगा के, दिस डॉट आप प्रॉप्स लगा देते, लेकिन अब प्रॉप्स नहीं लगानी, स्टेट लगानी है, क्योंकि हम स्टेट एक्सेस कर रहे हैं। डॉट लगा करके जो भी स्टेट एक्सेस करनी है, जैसे नेम एक्सेस करना है तो नेम, योर ठीक एज इज दिस डॉट स्टेट डॉट एज, ठीक है। अभी फाइल को ठीक सेव करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हेलो रोहित योर एज इज 20 है, ठीक है। ठीक इसके बाद अब क्या करना है, स्टेट के बारे में तुमने देख लिया, स्टेट इस तरीके से करते हैं। अब अगर मेरे को इस स्टेट को इस सेकंड कंपोनेंट में भेजना है, ये जो स्टेट है नेम रोहित जी और एज 28, इसको सेकंड कंपोनेंट में भेजना है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सिंपल आपको यहाँ पर सेकंड लेना है,
और सेकंड में माय नेम करके जो आपकी वो थी वही ले लो, और इसमें लो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, और माय एज लिया दिस this dot डॉट state स्टेट dot age। डॉट एज। तो आप इस तरीके से स्टेट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉक्स के थ्रू भेज सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक्सेस कर लूंगा और यहाँ पर उसे प्रिंट करा दूंगा। अभी मैं सेव करता हूँ, सेव कॉल। ये देखो, हेलो रोहित, योर एज इज 28 फ्रॉम थर्ड कंपोनेंट। वो वही वाला लॉजिक अप्लाई होगा जो कि हमने प्रॉक्स। तो समझ में आया कि हम स्टेट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में बिना प्रॉप्स के नहीं भेज सकते, लेकिन प्रॉप्स की मदद से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेज सकते हैं। और स्टेट जो एक होती बार है वो सेकंड कंपोनेंट वाली फाइल ओपन करना। आपने माय नेम और माय एज भेजी है सेकंड कंपोनेंट वाली, तो इधर हमें प्रॉप्स देनी ही पड़ेगी। और क्या प्रॉप्स देनी पड़ेगी। तुम एक बार बताओ, तुम प्रॉप्स के थ्रू तो भेज रहे हो डेटा को। नहीं, स्टेट में आपने बोला ना कि अभी तक तुम जो डेटा भेज रहे थे वो डायनेमिक नहीं था, वो स्टैटिक डेटा। ठीक। मतलब प्रॉप जो होती थी वो रीड ओनली। मतलब स्टेट, और स्टेट जो होती है कंपोनेंट की वो डायनेमिक होती है। हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक। तो समझ में आया स्टेट को कैसे एक हाँ। कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजना है। अब इसके बाद आता है ठीक। रिएक्ट नेटिव डीबगिंग कंसोल। डीबगिंग कैसे करते हैं रिएक्ट नेटिव। डीबगिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम एरर्स को फाइंड कर सकते हैं, और उन एरर्स को फाइंड करके अपने एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर एरर आ रही है। ये डीबगिंग प्रोसेस। तो जी सर। जो रिएक्ट नेटिव के एरर्स होते हैं, मान लो कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसे सेकंड कंपोनेंट को हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, और ठीक। अभी मैं लिख रहा हूँ हेलो रिएक्ट नेटिव। अभी मैंने फाइल को सेव किया, अभी तो ये नॉर्मल चल जाएगी, यहाँ पर हेलो रिएक्ट नेटिव लिखा जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर मैंने से सिंपल गलती हो गई, मेरे को मैं ध्यान रखना भूल गया और मैंने टेक्स्ट की जगह डायरेक्ट इसे ऐसे ही रख। अभी मैं फाइल ठीक। को सेव करूंगा, सेव ऑल करूंगा, तो ये जो एरर होगी ना ये यहाँ पर आ जाएगी। अभी अभी तुम्हारी नॉर्मली जो आपकी रिएक्ट नेटिव की एरर होती है वो ये जो आपका नोड मॉड्यूल्स वाला पैकेजर ओपन होता है रिएक्ट नेटिव का, इसमें देख सकते हो। दूसरा आपको एम्यूलेटर में देखने को मिल जाएगी कि आपकी एरर कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक। क्या कह रहा है, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स मस्ट बी रेंडर विद इन अ टेक्स्ट कंपोनेंट। तो आपको पता चल गई कि आपको टेक्स्ट कंपोनेंट लेना, उसी के अंदर आपको अपना टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट के अंदर ही अपना टेक्स्ट कंपोनेंट रख दूंगा और अभी सेव कर लेता हूँ। उसके बाद इसे रिफ्रेश कर देंगे दोबारा से यहाँ पे जाकर के। ये देखो हेलो रिएक्ट नेटिव। तो ये एक पहला तरीका होता है जहां पर हम रिएक्ट नेटिव की लिखते हैं। दूसरी मैं आप बता देता हूँ, रिएक्ट नेटिव डीबगर। ठीक है ना, Yes। रिएक्ट नेटिव डीबगर एक बहुत ही अच्छा डीबगर है रिएक्ट नेटिव के लिए। जब भी आप रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन करते हो, बिकॉज इसमें सारे के सारे आपके जो डीबगिंग टूल्स होते हैं, चाहे रिडक्स का हो, चाहे रिएक्ट डेव टूल्स का हो, क्रोम डेव टूल्स का हो, आपका कंसोल वाला हो, सारी चीजें ये सारा फीचर आपको दे। और बाकी और भी ऑप्शन है, फ्लिपर है एक आपके पास, एक VS कोड है, पर सबसे ज्यादा जो बेस्ट है वो रिएक्ट नेटिव डीबगर है। अब इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या है। रिएक्ट नेटिव डीबगर कम्स विद अ सेट ऑफ फीचर्स दैट कैन बूस्ट योर डेवलपमेंट एंड डीबगिंग। रिएक्ट नेटिव डीबगर की मदद से आप डीबगिंग बहुत ही ज्यादा इजीली कर सकते हो, और आपको बहुत ही जल्दी से, मतलब जितने भी ज्यादा एरर्स वगैरह जो भी होते हैं इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं। रिएक्ट नेटिव डीबगर की यहाँ पे कुछ मैंने वो दे रखी है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, इट इज बेस्ड ऑन ऑफिशियल रिमोट डीबगर एंड प्रोवाइड मोर फंक्शनलिटी। इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी अभी हम देखेंगे तो पता चल जाएगा तुम्हें। इंक्लूड रिएक्ट इंस्पेक्टर फ्रॉम रिएक्ट डेव टूल्स कोड, जो हम रिएक्ट के लिए यूज करते थे डीबगिंग के लिए, जो रिएक्ट जेएस होती है उसके लिए रिएक्ट डेव टूल्स यूज करते हैं, बेसिकली रिएक्ट डेव टूल्स कोड। तो ये रिएक्ट उसका भी इंस्पेक्टर मतलब? रिएक्ट इंस्पेक्टर मतलब जो आपके एरर फाइंड करेगा। अच्छा। ठीक है ना, ठीक। इंक्लूड्स रिएक्ट इंस्पेक्टर फ्रॉम रिएक्ट डेवलपर टूल्स, मतलब जो आपके रिएक्ट डेव टूल्स 4 नाम से जो पैकेज था रिएक्ट जेएस का, जो मतलब जैसे आप रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट नेटिव डीबगर को यूज कर रहे हो, उस तरीके से रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन के लिए आप रिएक्ट डेव टूल्स 4 नाम से पैकेज आता है, उसे इंस्टॉल कर। उसमें आपका रिएक्ट इंस्पेक्टर आता है जहां पर आपके एरर्स मिलते हैं। वो फीचर भी ठीक। आपको रिएक्ट नेटिव डीबगर देता है। ठीक। ऑल्सो इसमें रिएक्ट डेव टूल्स का फीचर भी है, मतलब सॉरी, रिडक्स डेव टूल्स का फीचर भी है। मतलब रिडक्स का जो आपका डेव टूल्स आता है
जिसमें आप रिडक्स के एरर्स फाइंड कर सकते हो, उसका फीचर भी आपको ये देता है। अब आपको इसको सेटअप करना है तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा। इस लिंक पे जाओ, ठीक। और या फिर आप सिंपली गूगल पे लिख देना रिएक्ट नेटिव डीबगर गिटहब डाउनलोड। ठीक है ना। तो इस तरीके से, वैसे तो ये वाली लिंक है https://github.com, और इस पर रिएक्ट नेटिव डीबगर रिलीजेस वाले इस पे ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जा करके आपको रिएक्ट नेटिव डीबगर का एक वो मिल जाएगा, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेटअप इंस्टॉलेशन, या फिर आप कह सकते हो .exe फाइल आपको मिल जाएगी यहाँ पे इस लिंक पे जाने के बाद विंडोज के लिए। ठीक। और भी होती हैं, जैसे मैक के लिए होती है आपकी, उसके लिए लाइनेक्स के लिए होती है, तो वो सारी भी आपको फाइल मिल जाएगी इस लिंक पे जाने के बाद। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, 70 MB का था, 70 जाने 71 MB के करीब का, 71 72। तो अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसे, ठीक। जैसे आप गूगल क्रोम को इंस्टॉल करते हो। जब आपका रन हो गया, अभी तो गूगल क्रोम रन, तो देखो ये वाली लिंक थी जो मैंने ओपन करी है ना, वो ये वाली लिंक है। ठीक। ठीक है, इस पर जाकर के आप, अभी मैं दिखाता हूँ, इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। इस पे जाने के बाद ये जो आ रहा है ना एसेट्स में जाकर के, तो मैंने जिप वाला ये वाला डाउनलोड किया था। अब ये रिएक्ट नेटिव डीबगर का ही आ रहा है ऊपर से। हाँ देखो, इस वाली लिंक पे जाकर के ये आपको अलग अलग तरीके के सेटअप दे देगा। आपको ये वाला डाउनलोड करना है। ठीक है, इस ठीक। पर क्लिक करके ये डाउनलोड होगा, 74 MB का है। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये डबल क्लिक करने के बाद पहले इंस्टॉल होगा। ठीक। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये ओपन हो जाए पूरी तरीके से, मतलब ये जो देखो, अब मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर इस हिस्से में कंसोल में, यहाँ पर आपको सारे के सारे रिएक्ट नेटिव के एरर, यहाँ पर आपको सारे के सारे रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स दिखेंगे, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं। और ये रिडक्स डेव टूल है आपका। ठीक है ना। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिबगिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको अपना नोड का ये जो आपका पैकेजर रन हो रहा है इसको ओपन करना है। इसमें जाकर के आपको डी प्रेस करना है, डी। तो आपका डीबग ये इस तरीके का डीबगिंग मेन्यू ऑन हो जाएगा। इसमें डीबग जो लिख रहा है ना, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक। अब इसमें क्लिक करोगे तो ये रिएक्ट नेटिव आपका वो मांगेगा परमिशन, इसको अलाउ कर देना। ठीक। ये भी कह रहा फेल टू कनेक्ट डीबगर, इसे दोबारा रीलोड करते रहो इसको कनेक्ट। अलाउ एक्सेस पर क्लिक कनेक्टिंग, करने हाँ पर। अलाउ एक्सेस पे करना पड़ेगा। कह रहा है कनेक्टिंग टू डीबगर, डीबगिंग को कनेक्ट, डीबगर को कनेक्ट कर रहा है आपके रिएक्ट नेटिव पे। और अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी रन करवाओगे ना एप्लीकेशन, तो ये याद रखना कि आप अपना सबसे पहले रिएक्ट नेटिव डीबगर ऑन रख। ठीक है, ये वाला, ये बोला हाँ पोर्टल ये है। जो है ये ऑन रखना। उसके बाद ही रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन यार्न एंड्रॉइड करके रन कराना। बिकॉज अगर आपने डायरेक्टली रन करा दी यार्न एंड्रॉइड करके, तो क्या होगा, ये आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने फिजिकल डिवाइस जो थी, जो मेरा मोबाइल था, जब उससे कनेक्ट किया था और इसे रन करा रहा था, तो एरर आ रही। तो अगर जी डीबगिंग का सर। फीचर है, और मैंने उसके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज वगैरह देखी, लेकिन कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं था कि आप अपनी फिजिकल डिवाइस से डीबगर को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव डीबगर को। जी सर। तो हाँ, तो क्या है कि मैंने फिर यहाँ पर इम्यूलेटर का इस्तेमाल करके ही इस डीबगर को कनेक्ट किया है। अगर तुमको वैसे डीबगिंग करने, तो आप क्रोम डेव टूल्स के थ्रू कर सकते हो डीबगिंग, और उसमें ऐप भी क्रैश हो रही थी। एरर आ रही थी कंसोल में। हाँ, इसको क्लोज करते हैं आपको दोबारा। इसको आपने फिर दोबारा से रीलोड किया, आर दबाया है? हाँ मैंने रीलोड किया। तो दोबारा से देखो, अब यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया।
कंट्रोल, जैसे मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो डीबग पे क्लिक किया मैंने, कंट्रोल डी नहीं करने के दबाना, बाद कंट्रोल डी नहीं दबाना है आपको, सिर्फ ये पैकेजर ऑन करके डी दबाना है इस तरीके। तो इस अच्छा अच्छा, तरीके से यहाँ यहाँ पर पर डीबग का ऑप्शन आ जाएगा, डीबग का ऑप्शन। तो डीबग के ठीक, ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो जा तो वो करके अलाउ एक्सेस नहीं ये होगा। आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। और इससे कनेक्ट जब हो जाएगा और मान लो कि ये यहाँ पर कनेक्टिंग टू डीबगर लिखा रहा है, लोडिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही, तो ऐप को क्लोज करो और दोबारा से रीलोड करो। ठीक। ठीक है, अब ये मेरा डीबगर कनेक्ट हो चुका है, रिएक्ट डेव टूल्स कनेक्टेड, सारी चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं। अब अगर जैसे मान लो कि मैंने अब एरर दे दिया अपनी एप्लीकेशन, दोबारा से मैं ऐप में आया और मैंने इस वाले को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और अभी फाइल को सेव, तो अब जो एरर आएगा ना वो यहाँ पर आएगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर्ड विद इन अ टेक्स्ट कंपोनेंट। अब आपका एरर यहाँ नहीं है। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना तुम्हें एरर। तो ये डीबगिंग का प्रोसेस होता है जिसमें आप रिएक्ट नेटिव डीबगर को यूज करके इस तरह से एरर देख सकते हो। अभी करोगे, अभी ये चला जाएगा, इसे यहाँ से क्लियर कर दो और अब आपकी एप्लीकेशन में ये रन होने लग जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम डीबगिंग करते हैं रिएक्ट नेटिव पे। समझ में आई बात? सर दोबारा समझा दी, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ठीक। इसे रन करवा। ठीक है, जब मैंने ठीक। इसे रन करवा दिया तो इस तरीके से मेरे पास डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया रिएक्ट नेटिव डीबगर का। ठीक। ठीक है, मेरी ठीक। एप्लीकेशन रन हो रही थी और मैंने क्या किया, नोड का जो पैकेजर था उसे ओपन करा, उसमें जाकर के मैंने डी प्रेस किया, डी ठीक। की प्रेस की विंडोज से, मतलब कीबोर्ड से, ठीक। और उसमें जाकर के यहाँ पे रीलोड के नीचे डीबग नाम से ऑप्शन आ रहा था, उस पर क्लिक कर दिया। ठीक। जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, फिर ये जो आपका डीबगर है आपकी एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। बीच में बस एक ऑप्शन देगा अलाउ एक्सेस का, तो उसके अलाउ एक्सेस कर देना बस। ठीक। ठीक है, बस इतना ही काम करना। ठीक है सर। अब इसके बाद अब जो है मेथड वो है सेट स्टेट मेथड। देखो लिंकिंग फाइल्स में मैंने तुम्हें बता दिया कि किसी भी फाइल को लिंक करना है तो अब डॉट और फॉरवर्ड स्लैश दे करके उस फाइल का नाम दो और वो लिंक करो। अब इसके बाद आता है ठीक। आपका सेट स्टेट मेथड, आपको किस तरह से यूज करना है। देखो कभी भी आपका जो कंपोनेंट होता है, मैंने अभी भी बताया कि आपकी प्रॉप जो होती है वो रीड ओनली होती थी और आपकी जो स्टेट होती है रिएक्ट नेटिव की वो डायनेमिक होती है, मतलब उसे हम चेंज कर सकते हैं, प्रॉप्स को जी। हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमें जब भी ठीक। स्टेट को चेंज करना है तो हम एक मेथड का यूज करते हैं रिएक्ट नेटिव में जो है सेट स्टेट। ठीक। ठीक है ना, अब इसमें सिंटेक्स क्या सेट स्टेट का, देखो सिंटेक्स सेट स्टेट के ये हैं, ये तीन सिंटेक्स। सेट स्टेट मेथड एक फंक्शन भी लेता है जिसमें स्टेट और प्रॉप्स इस तरीके से बात होती है। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सिंटेक्स हैं, जो आपका सबसे सिंपल सिंटेक्स है वो ये वाला, और यही मैं सबसे ज्यादा यूज। सेट स्टेट एट्रीब्यूट्स न्यू ठीक है वैल्यू। ना, अब जैसे मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन में एक बटन बनाना है तो मैं यहाँ पर दूंगा बटन, और बटन बनाने के लिए आपको सिंपल बटन लिखना है अपर केस से स्टार्ट होकर के और फॉरवर्ड स्लैश करके इस तरह से बंद कर देना। अब जैसे मैंने बटन यूज किया है तो यहाँ पर कॉमा लगा करके मुझे बटन को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है ना, अब इसमें बटन में अगर मेरे पास जैसे अभी मैं सेव करूंगा तो एरर आएगी, क्यों? क्योंकि बटन में एक रिक्वायर्ड प्रॉप्स होती है टाइटल नाम से। ठीक। टाइटल में मैं अभी लिख देता हूँ काउंट। ठीक है ना, कुछ भी लिख दिया, इंक्रीमेंट काउंट वगैरह। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ पर आपका एक बटन आ जाएगा काउंट नाम, तुम्हें सर दिख जब रहा मैं होगा। बटन बनाता हूँ ना, मैं इसमें एक बार आपने बटन बनाया था हम्म, तो मेरा बटन छोटा सा बन के आया था, जो ब्लू कलर की पूरी स्क्रीन पे नहीं आया था। तो कोई बात नहीं, वो छोटा भी बन करके आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने फ्लेक्स का यूज करा। नहीं, छोटा बटन फ्लैक्स का बन, यूज नहीं किया। अरे वो नीचे स्टाइल शीट यूज हो रही होगी, तुमने उसे डिलीट नहीं मारा होगा। मैंने अच्छा। हाँ, अब देखो ठीक। इधर देखो, बटन टाइटल दे दिया काउंट में। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने ले लिया काउंट से स्टेट और उसमें दे दिया 0।
अब ये भी एक टेक्स्ट तरीके से, तो मैंने इसे भी यहाँ पर रख दिया 0। ठीक है, सेव करते हैं फाइल को, तो आपके पास एक 0 आ जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा दिखाना है, इस टेक्स्ट को बड़ा दिखाना है, तो जैसे हम रिएक्ट जेएस में स्टाइल करते थे वैसे ही यहाँ पर मैं अभी स्टाइल करके दिखाता हूँ। सिंपल लिखना है स्टाइल, और करली ब्रेसेस देने 2, और इसमें दे देना है फॉन्ट साइज, मैंने दे दिया इसे 50 दे देते हैं। सेव करो तो देखो बड़ा आ गया। अब इसे इंक्रीज करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लगाना है ऑन प्रेस, या फिर ऑन प्रेस, हाँ ऑन प्रेस, ऑन प्रेस लगाओ, ऑन क्लिक नहीं लगाना, ऑन प्रेस लगाना। ठीक है, ठीक। और जिस तरह से आप रिएक्ट जेएस में इवेंट हैंडलिंग करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी इवेंट पास करना। कैसे पास करेंगे? दिस करके डॉट स्टेट डॉट काउंट। स्टेट का को ले रहे हो? स्टेट एक्सेस कर रहा हूँ क्या मैं? फंक्शन बना रहा हूँ। अच्छा, इंक्रीमेंट, हाँ एक फंक्शन बना लेंगे इंक्रीमेंट नाम से। और इसमें लेंगे दिस डॉट सेट स्टेट। हमारी स्टेट कौन सी है? काउंट है, तो काउंट ले लो। और अगर हमें उसमें +1 करवाना है, तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट है, उसमें ही हमें +1 करवाना है, देन हम +1 इस तरीके से लिख देंगे। अभी फाइल को सेव करो, आपकी सेव हो जाएगी। अभी काउंट पे क्लिक करोगे, सेव 1 2 3 होकर के स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ गई? दिस डॉट इंक्रीमेंट, ओके, मैंने यहाँ पे 0 लिख रखा है। दिस डॉट स्टेट डॉट, ये एक्सेस करने की ना, हमने अगर 0 लिखेंगे तो ऐसे एरर आएगा। ठीक है, तो आपको सेव करना है। अब क्या करेंगे, मतलब स्टेट को एक्सेस नहीं करोगे, हम स्टेट को चेंज कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट डायनेमिक को दे रखा, सिंपल करके। हाँ, अब ये हो रही है इंक्रीमेंट जी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप अगर हम जीरो देंगे तो वहाँ पर क्लिक करना तो हो नहीं रहा वो। हाँ, वो वहां पर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, वो एक स्टैटिक वैल्यू है, 0 फिक्स्ड वैल्यू है। स्टेट में हमने दिया स्टेट काउंट, तो हर बार वो स्टेट की वैल्यू कॉल कराना है जब हमने फंक्शन, तो स्टेट की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से स्टेट वर्क करती है। अब डेट एंड टाइम और स्टाइलिंग वगैरह क्या होती है, ये कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है सर। ठीक है सर ये टेक्स्ट फाइल भेज देना सर। हाँ, ये मैं टेक्स्ट फाइल अभी मेल कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और इसकी प्रैक्टिस करना, और रिएक्ट नेटिव डिबगर को इम्यूलेटर से कनेक्ट। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।